एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली शर्मा एंड आज मैं आपको 11th क्लास की बायो का चैप्टर 1 कराऊंगी, द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इज द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम क्या है? लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड? मतलब इस चैप्टर में हम बेसिकली लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बता सकते हैं कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। कोई प्रॉपर्टी, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे तो हम बताते हैं कि क्या चीज लिविंग है, क्या चीज नॉन लिविंग है। तो इस चैप्टर, ये चैप्टर बेसिक है बायोलॉजी का, जिसमें हम यही सब बताने वाले हैं कि क्या क्या चीजें मतलब कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइफ क्या है? लाइफ इज अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये वाली लाइन पढ़ने से पहले हम ये लाइन पढ़ते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद दैट। इस लाइन से स्टार्ट करते हैं हम। लाइफ क्या है? लाइफ इज अ प्रॉपर्टी और क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विशेस वाइटल एंड फंक्शनल लिविंग बीइंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग एंड डेड बॉडीज। लाइफ एक वो प्रॉपर्टी, वो क्वालिटी है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी डेड बॉडी, किसी भी नॉन लिविंग थिंग से क्या करती है? अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है, डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, तो लाइफ इज अ पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइफ इज अ प्रॉपर्टी और क्वालिटी जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को और सब चीजों से डिफरेंशिएट करती है। ओके, तो लाइफ है क्या? मतलब ठीक है, हमने लाइफ पढ़ ली कि लाइफ डिफरेंशिएट करती है, इट्स ओके, बट व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारी बॉडी, हम लोग 10th तक हम पढ़ते हैं, इतनी जानकारी हमारे अंदर है कि हमारी बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल से बन के आई हुई है। ठीक है, हमारी बॉडी ऐसे मॉलिक्यूल, सेल से बन के बनी है। सो लाइफ क्या है? लाइफ एक यूनिक, एक अलग तरीके का, एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही खुचर बुचर, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं अपने आप को? थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे अंदर ग्रोथ होती है। ठीक है, हमारी जैसे ग्रोथ होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, हमारे अंदर रिस्पॉन्सिवनेस होती है ना, मतलब रिस्पॉन्स तो करना, अगर हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तभी हम जिंदा है ना, तभी हमारी लाइफ है। अदरवाइज कोई किसी की लाइफ, अगर कोई डेड बॉडी रिस्पॉन्स करती है, नहीं करती है, कोई नॉन लिविंग थिंग रिस्पॉन्स करती है, नहीं करती है, तुम उसको मारते हो, तुम्हें वापस मारती है, नहीं मारती है। बट हाँ, अगर तुम किसी अपने भाई बहन को वापस मारोगे तो वो मारेगा, बिकॉज इट इज बिकॉज ही और शी इज लिविंग। ओके, सो तो लाइफ क्या है? लाइफ इज अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइफ इज अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन, जो अपने आप को केमिकल रिएक्शन से एक्सप्रेस करती है। ओके, जिसका रिजल्ट हमारे अंदर ग्रोथ होती है, मूवमेंट होती है, हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हम जो लिविंग बीइंग्स हैं, हम लिविंग बीइंग्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं। लिविंग बीइंग्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं। यानी कि सिर्फ लिविंग बीइंग्स को ही हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है या कोई भी डेड बॉडी है या कोई भी चीज है, ठीक है, हम उसको ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते। सिर्फ हम देखा है ना, डेड बॉडी जब कोई मर जाता है तो उसके बाद हम उसको बॉडी बोलते हैं उसकी, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बॉडी यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, ये नहीं बोलते हैं मतलब ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसे इंसान नहीं बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? बॉडी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट इज नॉट लिविंग। ओके, ही और शी इज नॉट लिविंग, सो वो क्या हो गई? वो ऑर्गेनिज्म नहीं रहा। तो ऑर्गेनिज्म हम सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग्स के लिए, जो जिंदा है। ठीक है, जो अपनी लाइफ जी रहा है, तो सिर्फ हम ऑर्गेनिज्म उनके लिए यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, डेड बॉडीज के लिए हम वो चीजें ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करते। ओके, अब आते हैं कुछ कॉमन फीचर्स पे। मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज की टॉपिक, मतलब आज की क्लास में हम इस चैप्टर में जो हम करेंगे, इस चैप्टर में हम फीचर्स पढ़ेंगे। किस फीचर्स पे? अब मैंने बता दिया, ये लाइफ तो एक प्रॉपर्टी तुमने लाइफ बता दी, बट ये लाइफ कैसे आती है, कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? कुछ फीचर्स होते हैं, तो जिसमें फर्स्ट कॉमन फीचर है लिविंग बीइंग का शेप एंड साइज, उसकी शेप एंड साइज। ठीक है, पहली बात, ये जो शेप और साइज है ना, ये परफेक्ट नहीं है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं, सिर्फ इसके बेसिस पे,
सिर्फ ओनली, ओके, ओनली हम इसके बेसिस पर नहीं बता सकते कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, बट हाँ इट इज वन ऑफ ए कॉमन फीचर, इट इज ए वन ऑफ ए, नॉट वन ऑफ द, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज शेप और साइज, ठीक है। सबकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शेप और साइज होती है बॉडी को, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और किसी को हम जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसमें ऐसा हो सकता है कि उसकी शेप यही रहेगी, हम कुछ भी बना सकते हैं ना हमारी मर्जी से, हम उसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि तुम ह्यूमन को भी तोड़ सकते हो, मुंह तोड़ दोगा, ये तोड़ दोगे, ऐसे नहीं। बट मैं वैसे बता रही हूँ कि एक नॉन लिविंग थिंग, हम एक टेबल है मान लो, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग है, हम जानते हैं, बट वो किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है। वो ऐसे रेक्टेंगल में बनाई जाती है, राउंड में भी बनाई जाती है, स्क्वायर में बनाई जाती है, और आजकल तो नए स्टाइल की बने लगी है। बेंचेस होते हैं, है ना, स्कूल में जिसमें तुम बैठते हो, तो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसकी कोई भी ना एक पर्टिकुलर शेप और साइज नहीं होता है, वो हमारी मर्जी से होता है, हम उसको कोई भी फैशन के हिसाब से हम उसको बदलते रहते हैं। बट जो लिविंग बींग्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो अडॉप्ट करते हैं और ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं लिविंग बींग्स में, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं आता है। थोड़ा बहुत चेंजेस आता है जो वो जीन्स वगैरह में आता है, वो इकोलॉजिकल चेंज, इवोल्यूशन होता है वो, और वो बहुत सालों बाद आता है, बहुत जनरेशन बाद आता है। बट शेप और साइज क्या होता है, सिमिलर होता है लिविंग बींग्स का, बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स का शेप और साइज हम बदल सकते हैं, ओके। सो अगला है, अच्छा, अब हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग की बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी किससे होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल क्या होता है, उसकी बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। बेसिक यूनिट कह दो, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ कह दो, तो हमारा स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ द बॉडी कौन है, सेल है, ठीक है। सेल किसने डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन है मेरा, इसको आंसर जरूर करना, ठीक है। सेल किसने डिस्कवर किया था, ये तुम 10th तक लगातार पढ़ते हुए आए हो। तो सेल क्या है, सेल हमारा बेसिक यूनिट यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। सेल इसीलिए एक फीचर हमारा लिविंग बींग्स का सेल स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। तो वन ऑफ द फीचर जिसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वो क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर। जो मेज होती है, हम टेबल लेके चल रहे हैं, टेबल का एग्जांपल लेती हूँ, उसमें सेल होता है क्या, नहीं होता क्या। सो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे करते हैं शेप और साइज। अब थर्ड वन आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, पहले तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमने साइटोप्लाज्म तो सुना है, बट प्रोटोप्लाज्म तो हम जानते ही नहीं है। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, ये सेल है, ओके, दिस इज सेल, और इसके अंदर ये है न्यूक्लियस। ये क्या है, सेल, थोड़ा बड़ा सा मान दूं, ये है न्यूक्लियस, ओके, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। हमने पढ़ा है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, तो साइटोप्लाज्म, ओके। साइटोप्लाज्म हो जाए। अब न्यूक्लियस के अंदर भी प्लाज्मा होता है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर जो होता है प्लाज्मा, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का होल प्लाज्मा ऑफ अ सेल, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, सब मिलाकर क्या हम कॉमन नेम क्या देते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट टाइम एनिमल्स में किसने डिस्कवर किया था, एनिमल्स में डिस्कवर किया था फ्लेक्सिस डुजार्डिन ने, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म एनिमल्स में किसने डिस्कवर किया था, फ्लेक्सिस डुजार्डिन ने, और प्लांट्स में किसने डिस्कवर किया था, जे पुरकेंजी ने, ओके, याद रखना। फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म एनिमल्स में किसने डिस्कवर किया था, फ्लेक्सिस डुजार्डिन, प्लांट्स में किसने किया था, जे पुरकेंजी ने, ओके। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है,
प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों? सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं हुआ तो ये सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि सेल जो है हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है बॉडी की, हमारी लाइफ की। अगर वो नहीं है तो हमारी बॉडी बन ही नहीं सकती, क्योंकि स्मॉलर यूनिट हमारी जो बॉडी की है वो सेल है, ठीक है। कहते हैं ना तिनके से ही कुछ भी समझ लो, घर बनता है, या बूंद बूंद से ही सागर बनता है, सॉरी बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो वही है, सेल से ही हमारी बॉडी बनती है, सेल से ही कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर सेल ही नहीं होगा तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं हो पाएगा। और सेल सर्वाइव तभी हो पाएगा जब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा। तो इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो इसीलिए प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, चाहे इनडायरेक्टली मैनर में ही, बट नहीं है। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म समझ आया। तो 3 फीचर अभी तक हमने पढ़े हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी लिविंग बीइंग को कैरेक्टराइज करते हैं, या किसी भी लिविंग बीइंग के 3 फीचर हमने पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है सेल शेप एंड साइज लिविंग बीइंग्स का, दूसरा हमने पढ़ा है सेल स्ट्रक्चर, एंड तीसरा अभी हमने पढ़ा है प्रोटोप्लाज्म। अब हमारा नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म, जो तुम 10th तक बहुत पढ़ के आए हो। अर्थ में हमारा नेक्स्ट फीचर जो है, नेक्स्ट कॉमन फीचर जो है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म। ओके, व्हाट इज इट? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? पहली बात हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, ये हम सबको पता है। हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ चीज बन रही है वो भी केमिकल रिएक्शन से बनती है, कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है वो भी केमिकल रिएक्शन से हो रही है। तो हमारी बॉडी में सब चीजें क्या हो, केमिकल रिएक्शन होती रहती है। तो जितना भी द टोटल सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है उनका सम, ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है उनका सम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। पढ़ा है ना, सुना है कि इसका मेटाबॉलिज्म वीक है, ठीक है। तो वो सब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो भी रिजल्ट आता है हमारी लाइफ में, दैट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है उनका टोटल क्या हो जाता है? हमारा मेटाबॉलिज्म। और वो रिएक्शंस क्या कहलाती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन कहलाती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, और सम क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस का सम होता है, कैटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक रिएक्शन का सम होता है। अब ये एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता क्या है? तो एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। कंस्ट्रक्टिव इज अ इंग्लिश वर्ड एंड यू नो दिस मीनिंग सॉरी। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कुछ बनाना, है ना। कुछ भी बन रहा हो तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या होता है? जिसमें कोई चीज बन रही हो, ठीक है। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होंगी? जिसमें कोई चीज बन रही हो, कोई चीज फॉर्म हो रही हो। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें कोई चीज फॉर्म हो रही होती है। वही कैटाबॉलिक रिएक्शन इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। ओके, तो अगर किसी भी चीज में कोई भी चीज टूट रही है, किसी भी रिएक्शन में कोई चीज टूट रही है, कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन। और उन सारी जो रिएक्शन सारी चीजों को ब्रेक डाउन कर रहे हैं उन रिएक्शन का सम क्या हो जाता है? कैटाबॉलिज्म। और जो कोई चीज फॉर्म कर रही है उनका सम क्या हो जाता है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। पढ़ा ना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, वाटर लेता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ये प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से, ठीक है। एटमॉस्फेयर से इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, सनलाइट से इसने सनलाइट ले ली, सन से इसने सनलाइट ले ली, ओके, सन से सनलाइट ले ली, एटमॉस्फेयर से इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। और वाटर कहां से आता है? वाटर रूट से आता है, वाटर रूट से आता है। तो वाटर और
कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल तो इसके अंदर होता ही है, और क्लोरोफिल, ठीक है, इनके प्रेजेंट में ये रिएक्ट करती है और ये क्या फॉर्म कर देती है, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, और साथ में निकालती है 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन जो कि हम यूज कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि प्लांट ज्यादा लगाने चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन मिले। तो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, और साथ में कुछ एनर्जी मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, ये दो चीज थी और इनसे क्या फॉर्म हो गया, ग्लूकोज फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे कोई चीज फॉर्म हो रही है ना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म हो रही है। और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस किसका एग्जांपल होता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस का एग्जांपल होता है, इसीलिए एनाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म में आएगा ये, क्योंकि एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस का सम होता है, ठीक है। अब आता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्यों, अब हमने खाना खाया, ठीक है, हमारे पेट में चला गया, अब उसको डाइजेस्ट भी तो होना होगा, डाइजेस्ट भी हो गया, बट वो हमने सुन लेते हैं हम डाइजेस्ट हो गया, हमें एनर्जी मिल गई। हमें एनर्जी कैसे मिल गई, हमने तो रोटी खाई है, हमें कैसे एनर्जी मिल गई, क्या रोटी हमें एनर्जी देगी अंदर से, नहीं ना, वो ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, माल्टोज वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सब उसको ब्रेक डाउन होंगे और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो इसीलिए फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए ये वाले प्रोसेस कौन सा होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लूकोज को दिखाया है क्योंकि हम रोटी वगैरह खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको हम ग्लूकोज से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथिंग में निकाल लेते हैं, वाटर हमें चाहिए तो साथ में एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ओके, हमारी पता है ना, तो हमारी बॉडी में हमें एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया मेटाबॉलिज्म पूरा। मेटाबॉलिज्म जो है ना वो एक डेफिनेट फीचर है, मेटाबॉलिज्म जो है एक मोस्ट डिफाइंड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब जितने भी फीचर्स अभी तक हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये लिविंग बीइंग है। बट हाँ, एक मेटाबॉलिज्म ऐसा है जिसके बेसिस पे, मैंने बोला मोस्ट डिफाइंड, जिसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इट इज अ मोस्ट डिफाइंड फीचर, क्योंकि सिर्फ इसके बेसिस पर भी हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो थिंग है, ये लिविंग है, सिर्फ किसके बेसिस, मेटाबॉलिज्म। और अगर हम सेल का शेप और साइज देखें, प्रोटोप्लाज्म देखें, इन सब के साथ हमें और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। अगर हम सिर्फ मेटाबॉलिज्म देख लें तो उसके लिए भी ओके है कि हाँ, हम उसको देख के बोल सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, सो अगला अगला कॉमन फीचर जो हमारा है वो है न्यूट्रिशन। अब लिविंग है ना, एनर्जी चाहिए। अभी हमने आगे पढ़ लिया मेटाबॉलिज्म में हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी होगी तभी हम काम कर पाएंगे। बट अभी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी भी तो चाहिए ना। अभी मैंने बोला खाना, तो खाने से क्या मिलता है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। तो यानी कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट, वाला जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, इसीलिए हम खाना खाते हैं ताकि हमें न्यूट्रिशन अवेलेबल अगर कोई दाल नहीं खाता है उसको प्रोटीन की कमी हो सकती है ना। कोई खट्टी चीजें नहीं खाता उसको विटामिन सी की कमी हो सकती है। और आज के टाइम में जैसे कोरोना चल रहा है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि विटामिन सी ज्यादा होना चाहिए, विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमें खट्टी चीजें, मतलब हमें हर तरीके खाना, इसलिए कहते हैं ना कि खाने में हर चीज थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए ताकि हमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिल सके। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स, मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ये सब तुम पढ़ के आए हुए हो। ऑटोट्रॉफिक किसमें होता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रिपेयर करता है खुद का ही खाना। ठीक है, प्रिपेयर देयर या प्रोड्यूस देयर
ओन फूड। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया ऑल ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन याद रखना, ठीक है, प्लांट्स मत लिखना, ऑल प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ऑल ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट होगा, ग्रीन प्लांट होगा तभी वो अपना खाना बना पाएगा। और ग्रीन प्लांट क्यों बना पाएगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल होगा, इसलिए उसका क्या होगा, और वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी और पे डिपेंड होता है फूड के लिए, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक का एग्जांपल हो गया ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, एवरीथिंग, ठीक है। हम लोग भी प्लांट्स पे, चाहे हम वेजिटेरियन है, बट हमें प्लांट्स पे निर्भर रहना पड़ता है ना, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। वो ये नहीं कि किचन में जाके अपना खाना खुद बनाना, नहीं, वो जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये तो रॉ मटेरियल भी किसी से नहीं मांगते, एटमोस्फेयर से खुद इकट्ठा करके और अपना खाना बना लेते हैं प्लांट्स। बट हम लोग ऐसा नहीं करते, हमें रॉ मटेरियल के लिए वो चाहिए होता है ना, प्लांट वगैरह पे हम डिपेंड होते हैं, चाहे हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स पे, ठीक है। तो सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट्स, इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे ऑल ग्रीन प्लांट्स याद रखना। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, एग्जाम्पल है इसका कस्कटा, ठीक है, एग्जाम्पल इसका है कस्कटा, ये फुल स्टेम पैरासाइट होता है, ठीक है, टोटल स्टेम पैरासाइट, इसको टोटल स्टेम पैरासाइट भी कहते हैं। अब पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट होता है जो किसी और के बॉडी पे, पैरासाइट होता है किसी और की बॉडी पे रह के अपना खाना ले, ठीक है, तो दैट इज पैरासाइट। मतलब जैसे जुए, लाइस हमारे और टिक्स एनिमल्स के, तो वो क्या रहती है, हमारे बालों में रहती है, हमारे से ब्लड लेती है, अपना खाना लेती है, बट वो हमारे घर, मतलब हमारा सर उन्होंने अपना घर बना लिया है। तो इसी तरीके से टोटल स्टेम पैरासाइट होती है, ये क्या करती है कि दूसरे प्लांट पे ऐसे रैप कर जाती है और इसी से क्या लेती है, अपना खाना लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है। कस्कटा को अमरबेल भी कहा जाता है, अमरबेल, ठीक है, कस्कटा को क्या कहा जाता है, अमरबेल भी कहा जाता है। समझ में आया इतना, कस्कटा क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सब कुछ, ओके। सो आगे चलते हैं, ओके। अब हमारा नेक्स्ट आता है इजेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज इजेशन एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन। इजेशन होता है एलिमिनेट करना फ्रॉम बॉडी, ठीक है, थ्रू एंड्स, ह्यूमन बींग्स की बात करिए थ्रू एंड्स। और एक्सक्रीशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। सो एक्सक्रीशन और इजेशन में फर्क पता चला पहली बार कि इजेशन होता है कि अनएब्जॉर्ब फूड या अनडाइजेस्टेड फूड को एलिमिनेट करना, और यूरिक एसिड, यूरिया या फिर अमोनिया, इन तीनों को, या फिर जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट या टॉक्सिक वेस्ट, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक है, तो उनको एलिमिनेट करना इज नोन एज एक्सक्रीशन। ये तो समझ में आया। तो अब देखो, हमने खाना खा लिया, लिविंग बीइंग ने खाना खा लिया, अब वो वेस्ट मटेरियल जो है वो भी तो एक्सक्रीट आउट करेगा। तो वन ऑफ द फीचर क्या है, एक्सक्रीशन एंड इजेशन, जिसमें क्या होता है, एलिमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। अब एलिमिनेशन अलग अलग समझ में आया। तो एक फीचर क्या है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट है, जो भी टॉक्सिक है, उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो इसीलिए इजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड, और एक्सक्रीशन होता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये दोनों भी क्या है, हमारे मतलब लिविंग बीइंग के एक कॉमन फीचर आते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट फीचर जो हमारा है वो है ग्रोथ। व्हाट इज इट, ग्रोथ क्या है, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी ग्रोथ तुम अलग अलग बताते हो। ग्रोथ के बारे में हम सब कुछ अलग अलग बोलते हैं, कोई कहता है कि मोटा होना ग्रोथ है ना, कोई लंबा होना ग्रोथ है। बायोलॉजी के टर्म्स में ग्रोथ क्या है, तो इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी ग्रोथ इज अ परमानेंट चेंज इन शेप, साइज, मास एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी के टर्म्स में
जो ग्रोथ है वो परमानेंट चेंज होता है। बायोलॉजी के टर्म्स में ग्रोथ क्या है? परमानेंट चेंज है इन द शेप, साइज, मास एंड वॉल्यूम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की शेप में अगर कोई चेंज आ रहा है, कोई साइज में चेंज आ रहा है, मास में आ रहा है, वॉल्यूम में आ रहा है, बट परमानेंट, ठीक है, तो वो ग्रोथ है। अब परमानेंट क्यों मैं इतना स्पेसिफाई कर रही हूँ परमानेंट? क्यों? क्योंकि देखो, जैसे जब बारिश होती है तो अगर किसी घर में लकड़ी का गेट हो तो वो देखा होगा तुम लोगों ने, वो फूल जाता है, ठीक है, वो बंद नहीं हो पाता है, बिकॉज लकड़ी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा डिस्टेंस होता है, थोड़ा गैप, इंटरसेलुलर स्पेसेस सुना ना, हाँ, उसमें थोड़ा गैप होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, बट तो उसकी तो ग्रोथ हो गई, हमारे हिसाब से तो उसकी ग्रोथ हो गई, भाई वो बड़ा हो गया, गेट बंद नहीं हो रहा प्रॉपर, बट वो तब तक ही रहता है जब तक मॉनसून हो, जब तक बारिश आती रहती है। जैसे ही धूप आती है, जब बहुत तेज धूप आती है तो वो नॉर्मल हो जाता है गेट, तो ग्रोथ क्या हुई? परमानेंट नहीं थी वहां पे ग्रोथ, इसीलिए वो ग्रोथ नहीं है इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के टर्म्स में ग्रोथ वही है जब किसी भी शेप, साइज, मास, वॉल्यूम में जो चेंज आए वो परमानेंट चेंज आए, तो वो क्या है? ग्रोथ है। अदरवाइज अगर वो परमानेंट नहीं है तो बायोलॉजी के टर्म्स में वो ग्रोथ नहीं है। तो एक फीचर और ऐड हो गया हमारा, जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को करते हैं, वो है ग्रोथ। जो गेट का एग्जाम्पल मैंने बताया वो क्या था? नॉन लिविंग थिंग था, इसीलिए उसमें परमानेंट ग्रोथ नहीं हुई। तो सिर्फ जो ग्रोथ होती है, जो परमानेंट ग्रोथ होती है, वो लिविंग बीइंग्स में होती है। ओके, अब आता है 9th, रिप्रोडक्शन, ठीक है। 9th क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अ प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस और ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन। जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। और दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आगे पहला पॉइंट है यूनिपेरेंटल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल, यानी कि इसमें सिर्फ वन पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई गैमेट फ्यूजन नहीं होता, कोई गैमेट फ्यूजन नहीं होता। और इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्लोन्स कहते हैं, जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो क्लोन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिट्टो पेरेंट की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, कोई। और इसमें जो यंग वंस फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लोन्स कहलाते हैं, क्योंकि वो डिट्टो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लेनेरिया हो गया, तो ये सब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा टाइम हमने रिप्रोडक्शन का पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बाय पेरेंटल। बाय पेरेंटल मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जब दो पेरेंट है तो दोनों पेरेंट के गैमेट्स होंगे, तो इसीलिए जब दोनों पेरेंट्स के गैमेट होते हैं यहाँ पे गैमेट फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे गैमेट फ्यूजन होता है, यहाँ पे नहीं होता। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं क्लोन्स नहीं कहते, क्योंकि थोड़ा वेरिएशन होता है। हम लोगों में ही देख लो, हमारे मम्मी पापा जैसे हम बिल्कुल डिट्टो नहीं दिखते हैं, ठीक है, थोड़ा वेरिएशन होता है। हाँ, उनकी झलक दिखती है हम लोगों में, बट हम डिट्टो उनकी तरह नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। ये सब हम डिटेल में ना 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समझ में आ, तो एक प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग की क्या है? रिप्रोडक्शन। क्योंकि लिविंग बीइंग ही एक, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर हमने अभी पढ़ा, दैट इज रिप्रोडक्शन। ओके, अब अगला आता है होम्योस्टैसिस। ये होम्योस्टैसिस क्या है? इंटरनल एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन ऑफ बॉडी। होम्योस्टैसिस क्या होता है? हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, ठीक है, यानी कि या फिर कोई भी एडजस्टमेंट, मतलब हमारी बॉडी का जो एडेप्टेशन है, जो इंटरनल एडजस्टमेंट है, वो इक्वल रहता है, बैलेंस रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? होम्योस्टैसिस। मतलब जैसे कैसे बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैंने हाल ही में रखा है, जैसे हम भागते हैं, मान लो हम बहुत जोर जोर से भाग रहे हैं कोई भी, तो क्या होता है? हमारी एकदम से तुमने देखा होगा कि तो कहते देखो हमारा दिल छू के देखो, बहुत तेज धड़कन आ रही है ना, हार्ट बीट कितनी तेज आ रही है, सुनाई दे रही है, और हम साथ इस तरीके से हम क्या, उसको हिंदी में कहते हैं हाफने लगते हैं, है ना, मतलब बहुत जल्दी सांस लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भागने लगे हैं, हमारी विग्रस एक्सरसाइज, तो क्या होता है, हमारा बहुत तेज भाग रहे हैं हम। अभी पहले हमारा हार्ट नॉर्मल काम कर रहा था, तो हमारे हार्ट सेल को ऑक्सीजन मिल रहा था, बट अब हम एकदम से भागने लगे हैं, तो हार्ट को जल्दी जल्दी काम करना होगा, जल्दी जल्दी पंप करना होगा, ताकि हम
हमारे हर सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। एकदम से तो वो नहीं कर पाएगा, और इसीलिए हमारी सांसें भी फास्ट हो जाती है, लंग रेट जो होता है यानी कि ब्रीथ रेट जो होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है पूरी बॉडी को, हम एकदम से भागने लगे हैं तो, ठीक है। तो ये होता है होम्योस्टैसिस, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट करेगी। जो हमारा कॉमन फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये लास्ट कॉमन फीचर है, इसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वो है इवोल्यूशन, जिसके बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते हैं। सो इवोल्यूशन क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म अंडरगो स्लो चेंजेस विद द टाइम एंड दे बिकम मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट आफ्टर लॉन्ग पीरियड। अभी मैंने जब बताया था शेप और साइज का, मैंने बताया था कि हमारी जो हमारा शेप और साइज नहीं चेंज होती है, बट या इवोल्यूशन में होती है। इवोल्यूशन में कहता है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट दिखने लगता है बहुत टाइम बाद। अब वो कैसे होता है, जिसमें एग्जांपल बताती हूँ। पहले के जो लोग होते थे उनके दांत थोड़ा हमारे दांतों के साइड से उनका ज्यादा था, बिकॉज वो हार्ड चीजें खाते थे। अब हम लोग क्या हो गए, हम लोग सॉफ्ट चीज ज्यादा खाने लगे, हम जूस पीने लगे हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ज्यादातर लोग जूस पीते हैं। पहले के लोग फ्रूट्स खाते थे, इवन खेत में से तोड़ के सीधा खा लेते थे। तो उसके जिस तरीके से हम अपना खाना, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, उस तरीके से हमारी बॉडी भी अडॉप्ट करती है। तो उसके अकॉर्डिंग अब जो है हमारी जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब ऊपर से, यानी कि हमारा नाक नक्शा, हमारे दांत, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो हमारे एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, अगर हम उसको स्टडी करें दैट इज मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स। तो धीरे धीरे स्लो चेंजेस आता है, काफी टाइम तक चेंजेस आता है, और बहुत लॉन्ग टाइम बाद, बहुत आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होता है कि हाँ वो जो चेंजेस हैं वो दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। जैसे आप हम लोग, अगर मेरी पीढ़ी को बहुत आगे से देखा जाए, तुम लोगों को देखा जाए, तो उनका कुछ ना कुछ फीचर्स होगा जो हमसे थोड़ा चेंज होगा, उनकी शक्ल थोड़ी हमसे चेंज होगी, क्यों? हमने अडॉप्ट कर लिया, इवोल्यूशन हुआ है हम लोगों में अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ स्टाइल। हमारी बॉडी क्या करती है? अडॉप्ट करती है, इवोल्यूशन होता है धीरे धीरे, ठीक है। बट ये याद रखना, इवोल्यूशन जो होता है बहुत लंबे टाइम बाद उसका रिजल्ट दिखता है, इफेक्ट दिखता है। ओके, सो यहाँ पे कॉमन फीचर्स खत्म हो गए हैं अब हमारे। अब हम आगे पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन।